हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर थर्ड हिस्ट्री के क्लास 10 द नेशनलिज्म इन इंडिया की पार्ट 3। हम पार्ट टू में ये पढ़े हैं कि अब थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते क्या क्या पढ़े हैं हम लोग। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे कि नेशनलिज्म क्या है, राउलेट एक्ट क्या है, जलियांवाला बाग मैसेकर कैसे हुआ था, चोरी चोरा इंसिडेंट क्या चीज़ था, ये पढ़े थे। पार्ट 2 में हम लोग पढ़े थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसका लिमिटेशंस क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, इम्पोर्टेंस क्या था, पढ़े थे। आज हम कुछ और जो चैप्टर चीज़ें हैं यहाँ पे पढ़ेंगे। चैप्टर पार्ट 3 में देखते हैं क्या चीज़ें हैं। पहले साइमन कमीशंस, इंडियन स्टेटरी कमीशंस। इंडिया के लिए कमीशंस बैठा गया था इंग्लैंड में। इट वाज स्टेटरी कमीशन सेट अप बाय ब्रिटिश अंडर द सर जॉन साइमन इन 1927। 1927 में क्या हुआ था, सर जॉन साइमन ने एक कमीशन मीटिंग बैठा गया था ब्रिटिश इंग्लैंड में। और इस मीटिंग में क्या हुआ था, कुछ डिस्कशन किया गया था। किसके ऊपर डिस्कशन किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। मतलब इट वाज आस्क्ड टू स्टडी द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। मतलब यहाँ पे इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कुछ बदलाव लाने के लिए वहाँ पे डिस्कशन डिबेट हुआ था। मगर ये जब हुआ, ये साइमन कमीशन वहाँ पे जब बन के हमारी इंडिया आया 1928 में, जब हमारे देश में इंडिया में आया ये, तो इसको काफ़ी सारे लोग क्या करने लगे, ओपोज करने लगे और स्लोगन में गो बैक साइमन करके ऐसे बोलने लगे। ऑल द मेंबर्स ऑफ कमीशंस वर इंग्लिशमैन एंड देयर वाज नो इंडियन इन इट। ऐसा जो गो बैक साइमन था, ऐसा ओपोज जो कर रहे थे, कारण क्या था? कारण ये था कि यहाँ पे कोई भी इंडियंस के लोग वहाँ पे नहीं था। खाली जो कमीशंस में क्या था, खाली इंग्लिश पीपल, मतलब इंग्लैंड के जो लोग या इंग्लिश मैन वहाँ पे इस मीटिंग में इन्वॉल्व थे। मतलब नो बॉडी कैन पार्टिसिपेट, इंडियंस रीडर्स पार्टिसिपेट इन द साइमन कमीशंस। सेकेंड चीज़ क्या है, ही डिड नॉट प्रोवाइड एनी होप ऑफ स्वराज टू इंडियंस। और इंडियंस को क्या हुआ था, नहीं लग रहा था कि ये जो साइमन कमीशन आ रहा है इसमें उनको कोई भी स्वराज मिलेगा। मतलब कोई दिखाई नहीं दिया कि स्वराज आगे मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई कन्फर्मेशन नहीं था। इसी कारण वो अपोज करने लगे। In an effort to win them over, the Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer of dominant status for Indian as a unspecified futures and roundtable conference to discuss the future constitutions. इसका मतलब क्या हुआ, जब ये मोमेंट्स धीरे धीरे बढ़ने लगा, साइमन कमीशन को अपोज करने लगे, ज़्यादा बढ़ने लगा, तो वहाँ पे क्या हुआ, जो लॉर्ड इवरिन था, वाइस रॉय जो इवरिन थे, अक्टूबर 1929 में क्या होता कि बोले क्या है, ये डोमिनेंट स्टेटस आप लोग जो मांग रहे हो, कि आपका हकदार मांग रहे हो, हक मांग रहे हो, आप जो लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, वो अनस्पेसिफाइड फ्यूचर्स। और यह मतलब क्या है, एंड ये जो इंडिया के जो फ्यूचर्स है क्या है, इंडिया के लोगों ने नहीं बना पाएंगे। मतलब इंडिया के जो लोग हैं इस गवर्नमेंट को चलाने के लिए एलिजिबल नहीं है, या वो लोग संभाल नहीं सकते हैं। और क्या करेंगे, और इसके डिस्कशन हम क्या करेंगे, फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम बात करके क्या कर सकते हैं, इसको सुलझा सकते हैं। तब क्या हुआ कि हमारे देश में काफ़ी सारे लीडर क्या हो गए, एग्रेसिव हो गए, और उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को क्या करने लगे, डिनाई कर दी। और जो नेशनल कांग्रेस था उसको भी नहीं बोले कि हम नहीं माने इस चीज़ को, कि ये हमारे इंडिया में लागू नहीं हो सकता। बाद में क्या हुआ कि लाहौर कांग्रेस आया। ये क्या चीज़ है? द कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड एट लाहौर 1929 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की क्या हुआ, प्रेसिडेंटशिप से क्या हुआ, लाहौर में कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, एक मीटिंग बुलाया गया था, जिसको लाहौर कांग्रेस कहते हैं। और इस कांग्रेस में क्या है, कुछ स्टेप टेकन किया गया था, जिसमें क्या है, द कांग्रेस डिक्लेयर पूर्ण स्वराज एज इट्स एम। जो कांग्रेस का मेन एम क्या था कि पूर्ण स्वराज, देश को फुल फ्रीडम या ऑल फ्रीडम्स गिविंग टू द होम टू द इंडियन पीपुल। मतलब क्या है कि जब पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण मतलब फुल और स्वराज मतलब फ्रीडम, यहाँ की जो लोगों को फुल इंडिपेंडेंस डिमांड कर रहे थे, या इनका जो एम था क्या है कि यहाँ के जो देश के जो शासन है वो किसके हाथ में आ जाए, इंडिया के लोगों के हाथ में आ जाए, ये वो चाह रहे थे। सो इट वॉज एज डिसाइड टू सेलिब्रेट 26 जनवरी एवरी ईयर एज एन इंडिपेंडेंस डे। इसीलिए क्या हुआ, वो हर एक साल 26 तारीख को
वो क्या करने लगे, इंडिपेंडेंस डे मना गया। और इसी कारण क्या हुआ हमारे देश में फ्रॉम टिल 1932 फ्रॉम टिल 1932 1947 वे सेलिब्रेटेड 26 जनवरी एज ए इंडिपेंडेंस डे। 26 जनवरी को क्या करने लगे हम, इंडिपेंडेंस डे माना गया इंडिया में। कब तक, 1947 तक। जब 1947 में हमारे देश आज़ाद हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, उसके बाद क्या हुआ, 26 जनवरी को बाद में हमें रिपब्लिक डे माना गया। सो इट वॉज डिसाइड स्टार्ट सिविल मूवमेंट्स टू विन पूर्ण स्वराज। और वहाँ पे क्या डिसाइड किया गया था कि पूर्ण स्वराज पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मूवमेंट्स करना पड़ेगा। मूवमेंट्स मतलब आंदोलन करना पड़ेगा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, पूर्ण स्वराज पा सकते हैं। अब देखते हैं कि जो पूर्ण स्वराज होने से क्या क्या डेवलपमेंट हो सकता है, या क्या क्या डेवलपमेंट के चांसेस है। डेवलपमेंट्स दैट लीड टू लॉन्चिंग्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स। कहते हैं, इंडियन लॉन्च ए पावरफुल स्ट्रगल अगेंस्ट द साइमन कमीशंस, द गवर्नमेंट रिस्टोर टू रिप्रेशंस। क्या करने लगा कि हमारे देश के जो लोग थे, काफ़ी सारे लोग, मास मूवमेंट होने लगा। काफ़ी सारे लोग क्या करने लगे, साइमन कमीशन को आने के लिए मना कर दिए। जिसके कारण क्या हुआ, गवर्नमेंट रिस्टोर टू रिप्रेशंस, मतलब कि दबाव में आ गया गवर्नमेंट, चपेट में आ गया, लोगों की चपेट में आ गया कि आप नहीं कर सकते। उतना पहले ही साथ क्या है, लोगों का बात नहीं माने लोग। ग्रेट डिप्रेशन मेड द लाइफ ऑफ पीपल हाईली मिजरेबल। उस समय क्या हुआ था, इकोनॉमी मंदी कारण, इकोनॉमी डिप्रेशन कारण काफ़ी सारे लोग क्या है, भूखमारी में मर रहे थे, या काफ़ी सारे लोगों के पास क्या है, इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत ही मिजरेबल कंडीशंस था, बहुत ही दुखदायक कंडीशंस था। इसी कारण क्या है, काफ़ी सारे लोग क्या करने लगे, गवर्नमेंट को अपोज करने लगे। Lahore conspiracy and Meerut conspiracy case created a discontent among the Indians। हमारे देश में क्या है, लाहौर कॉन्स्पिरेंसी और मेरठ में होने वाला जो कॉन्स्पिरेंसी था, साजिश था, जो ब्रिटिश का साजिश था, वो क्या हुआ, काफ़ी सारे लोगों के अंदर में क्या हुआ, एक मोमेंट शुरू कर दिया। लाहौर कॉन्स्पिरेंसी क्या है, लाहौर कॉन्स्पिरेंसी इन 23 मार्च 1931 भगत सिंह along with his comrades राजगुरु एंड सुखदेव were hanged in लाहौर जेल। क्या हुआ था कि 23 मार्च 1931 में भगत सिंह के साथ साथ उनके जो दोस्त थे, कौन, राजगुरु और सुखदेव, उन दोनों को क्या हुआ, बिना कोई एनी कॉज, बिना कोई एनी इन्फॉर्मेशन क्या कर दिया, उन तीनों को फांसी दे दी। आपने सुने होंगे इनकलाब जिंदाबाद, जो भगत सिंह का स्लोगन्स था। तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, एक मोमेंट्स, हमारे इंडियन मोमेंट्स में क्या हुआ, जो स्लोगन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इसके अलावा क्या है, जो मेरठ मेरठ कॉन्स्पिरेंसी में क्या हुआ था कि 1933 में ये हुआ था। इट वाज ए कंट्रोवर्शियल कोर्ट केस इनिटेटेड बाय ब्रिटिश इंडिया इन मार्च 1929 एंड डिसाइड इन 1933। मार्च 29 में 1929 में क्या हुआ था, एक केस चला कोर्ट में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या हुआ, केस रनिंग किया कहाँ पे, कोर्ट में। और ये क्या हुआ, चलते चलते 1933 तक, मतलब 4 साल लग गया यहाँ पे, 33 तक क्या हुआ, एक कोर्ट में केस चला। बाद में क्या हुआ, इस कोर्ट में क्या किया गया था कि यहाँ पे सेवरल ट्रेड यूनिस्ट वर कन्विक्टेड अंडर द फॉल्स लॉसूट। तो यहाँ पे क्या है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या, कुछ जो फॉल्स चीज़ें हैं, जो ट्रेडिंग सिस्टम है, कुछ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स को दिखा के, शो करके, काफ़ी सारे जो ट्रेडर्स थे उन लोगों को फांसी में कन्विक्ट करके उनको फांसी दिला दिए। ये जो दो चीज़ था, लोगों को क्या हुआ था, काफ़ी ज़्यादा परेशानी करने लगा। इसी कारण क्या हुआ, यहाँ पे मास मूवमेंट, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग क्या करने लगे, पार्टिसिपेट करने लगे। इसी कारण क्या हुआ, और क्या है, लाहौर कांग्रेस ऑफ 1920 ने डिक्लेयर द पूर्ण स्वराज एज एम एंड डिसाइड टू लॉन्चिंग सिविल मूवमेंट। इसी कारण क्या, लाहौर में जो कांग्रेस हुआ था, वहाँ पे पूर्ण स्वराज के लिए वहाँ पे डिमांड किया गया था, मतलब उठा गया था वहाँ पे कि अभी पूर्ण स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। इसी कारण क्या हुआ, वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दी। और इसका इनाग्रेट कौन किया, गांधी जी इनाग्रेट द मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ दांडी। इसका क्या है, इनाग्रेशन कौन किया, महात्मा गांधी ने किए। कैसे, सॉल्ट लॉ को तोड़ के।
तो ये सॉल्ट लॉ क्या है? गांधी जी डिसाइड टू इनागुरेट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ. Gandhiji and 78 delegates, his followers, started the march on foot from Sabarmati Ashram to Dandi, 11 March 1930. तो 11 मार्च 1930 में क्या हुआ था? गांधी जी और उनके 78 डेलीगेट्स, उनके जो दोस्त थे, उनके जो लड़ाई करते थे, मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते थे, वो मिल के क्या करने लगे? एक मार्च रैली स्टार्ट किए. कहाँ से? साबरमती से लेके दांडी तक. इस रैली में वो सॉल्ट लॉ के खिलाफ में क्या होता है कि रैली स्टार्ट किए थे, जो कि क्या हुआ था 240 माइल्स बहुत दूर तक. कहाँ से? साबरमती से दांडी. एंड ऑन 6 अप्रैल 1930 दे रीच द दांडी. 24 दिन के बाद क्या हुआ? वो दांडी को पहुँचे. एंड गांधी जी प्रिपेयर्ड सॉल्ट बाई यूजिंग सी वाटर एंड ब्रोक द सॉल्ट लॉ एंड इनाग्रेटेड द मूवमेंट्स. और 6 अप्रैल 1930 को क्या करने लगे? वो वहाँ की जो सी वाटर को गर्म करके और सॉल्ट बनाए. और इसके बाद क्या हुआ? वो जो सॉल्ट का जो नियम था उसको तोड़ दिए. और उसके बाद क्या हुआ? उसी दिन से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिए. द गवर्नमेंट इम्पोज हेवी टैक्स ऑन सॉल्ट. मोर ओवर द प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट वाज मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट, सो द प्राइस ऑफ सॉल्ट वाज वेरी हाई. देयरफॉर गांधी जी अपोज द सॉल्ट लॉ. गांधी जी क्या हुआ? किस लिए अपोज कर रहे थे? कारण ये था कि गांधी जी जो गवर्नमेंट था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था, सॉल्ट के ऊपर हैवी टैक्स इम्पोज कर दिया था. जिसके कारण क्या हुआ था? और क्या था? जो प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट था, मतलब सब सॉल्ट का जो नमक जो तैयार करना, ये किसके हाथ में था? मोनोपोली था. मतलब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट मोनोपोली था. मतलब गवर्नमेंट जैसे चाहेगा वैसे ही उसको क्या करेगा, उसका रेट बढ़ाएगा और रेट कमाएगा या घटाएगा और टैक्स इम्पोज करेगा. ये मोनोपोली था. इसी कारण क्या है, इसका प्राइस क्या था? काफ़ी हाई था. आप जानते हो, हु में बी पोर और हु में बी रिचर, गरीब हो या धनी हो, हर एक लोगों को क्या चाहिए? सॉल्ट चाहिए. इसी कारण गांधी ने सोचा क्या करना चाहिए? इस सॉल्ट के खिलाफ क्या करना चाहिए? आंदोलन करना जरूरी है. अगर इस सॉल्ट को हम क्या कर सकते हैं, अगर आंदोलन में चेंज कर सकते हैं, तो क्या होगा? काफ़ी सारे लोग क्या कर सकते हैं? पार्टिसिपेट करेंगे. द मैन फ्यूचर ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. अब देखते हैं सिविल डिसोबीडियंस का मैन फीचर्स क्या है. ये होने से क्या हुआ? गांधी जी लीड ए मार्च ऑन फुट फ्रॉम साबरमती टू दांडी एंड ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ दांडी एंड इनॉग्रेटेड द मूवमेंट. आपने पढ़ा है कि क्या है कि गांधी जी ने क्या हुआ? सॉल्ट नियम को तोड़ के वो क्या करने लगे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर दिए. People broke salt law in many places. Foreign goods were boycotted. Liquid shops were picketed. Government servants resigned their jobs. Forest laws were broken. People refused to pay taxes. Leaders were arrested. Workers attacked the government offices. इस मोमेंट होने के कारण क्या हुआ था? जो लोग क्या कर रहे थे? सॉल्ट जो नियम मान रहे थे. अब क्या होगा? पूरा दुनिया भर के जो लोग थे हमारे इंडिया में, अलग अलग जगह के लोग क्या करने लगे? सॉल्ट लॉ को ब्रोक करने लगे, तोड़ने लगे. मतलब खुद क्या करने लगे? सॉल्ट बनाने लगे. और जो फॉरेन गुड्स था उसको बॉयकॉट कर दिए, जला दिए, वन फायर्स में जला दिए. लिक्विड सब था उसको शट डाउन कर दिए, बंद कर दिए. गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जो गवर्नमेंट के अंदर में काम करने वाले जो लोग थे, वो अपना जॉब छोड़ दिए, रिज़ाइन कर दिए. और जो लोग फॉरेस्ट में रहने वाले जो लोग थे, या जो और फॉरेस्ट में जानते हो बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट किया गया था, वो सभी रूल्स को क्या कर दिया? वो तोड़ने लगे. और फॉरेस्ट में क्या है? अब ज़बरदस्ती घुसने लगे. इसके अलावा क्या है? जो ज़मींदार पट्टीदार से जो टैक्सेस लिया जा रहा था गवर्नमेंट ने, तो वो टैक्सेस को भी क्या है? पे करने के लिए मना कर दिया गया. इसके अलावा क्या है? जो काफ़ी सारे लीडर्स अरेस्टेड हो गए इसके कारण. और वर्कर्स अटैक द गवर्नमेंट ऑफिस, जिसके कारण क्या? काफ़ी सारे लोग गुस्सा होकर गवर्नमेंट ऑफिस के ऊपर क्या करने लगे? अटैक करने लगे. गांधी जी कॉल ऑफ द मूवमेंट 5 मार्च 1931 अंडर द गांधी यूनियन पैक्ट. ही एग्री टू अटेंड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो धीरे धीरे क्या हुआ था? इसी जैसे मोमेंट धीरे धीरे बढ़ रहा था, काफ़ी सारे लोग अटैक कर रहे थे. इसी कारण क्या हुआ था? उस समय लॉर्ड इरविन ने क्या हुआ था? गांधी जी को बुलाया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में. आओ बातचीत करके क्या करते हैं? इस मसले को सुलझाते हैं. इसलिए 5 मार्च 1931 में क्या हुआ था? वो उनको एक इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि बातचीत करते हैं. तब क्या हुआ? गांधी जी ने उस मोमेंट को बंद कर दिए, कुछ समय के लिए बंद कर दिए. फिर क्या हुआ? दिसंबर 1931 में क्या हुआ था? वो लंदन चले गए कॉन्फ्रेंस में. मगर क्या हुआ उस कॉन्फ्रेंस में? हाँ,
उस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था, द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड रिटर्न डिसअपॉइंटेड। उस कॉन्फ्रेंस में कोई बातचीत नहीं कर पाए थे, या ऐसा रूल्स था कि वहाँ पे क्या है, महात्मा गांधी कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं था, जिसके कारण क्या है कि वो कॉन्फ्रेंस में जाके कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बट व्हेन दे रिटर्न टू द इंडिया, जब वो यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद क्या हुआ, देखिए क्या है कि जो लीडर्स थे, बड़े बड़े लीडर्स, कौन, जवाहरलाल नेहरू, जाफर खान, ऐसे बड़े बड़े लीडर्स, क्या हुआ, काफ़ी सारे लीडर्स के कारण जेल में डाल दिया गया था। इसके अलावा कि जो आईएनसी था, इंडियन नेशनल कांग्रेस था, इसको इलीगल घोषित कर दिया गया था। इसी कारण क्या हुआ था, गांधी जी ने फिर से 1933 में क्या हुआ, फिर से इसको क्या करने चालू करने लगे, फिर से मूवमेंट्स को खड़ा कर दिए। बट व्हाट हैपेंड, द फाइनली इट कॉल अप 1934। मगर 1934 में क्या है, कुछ लॉस्ट मोमेंटम्स, मतलब क्या है, कुछ मोमेंटम ना बन पाए, कुछ सपोर्टिंग ना होने के कारण, ये तालमेल ना होने के कारण क्या हुआ, गांधी जी मजबूरन 1934 में फिर से इसको बंद करना पड़ा। अब देखते हैं कि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है या जो सिविल डिसोसिएशन मूवमेंट्स है, ये दोनों में अंतर क्या है। पहले हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पढ़े थे, अब सिविल डिसोसिएशन पढ़े, तो आपको थोड़ा थोड़ा तो अज्ञात हो गया होगा। ये दोनों में कुछ अंतर है। क्या अंतर देखते हैं, पीपल रिफ्यूज टू कोऑपरेट द गवर्नमेंट्स ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या किया गया, लोगों ने मना कर दिया कि क्या करने के लिए, कोऑपरेशन करने, गवर्नमेंट को कोऑपरेशन करने के लिए मना कर दिया, नहीं हाँ हम आपका काम नहीं करेंगे। मगर क्या हुआ वहाँ पे, अब पीपल ब्रोक द लॉ ड्यूरिंग द सिविल डिसमेंट। मगर क्या हुआ, सिविल डिसमेंट में क्या हुआ, उनके कोई भी रूल्स को नहीं माने, हर एक रूल्स को उन्होंने तोड़ने लगे। क्लियर। इसके अलावा क्या है, मुस्लिम पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर्स ऑफ इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। काफ़ी सारे मुस्लिम क्या हुआ था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे। मगर सिविल डिसमेंट मूवमेंट में क्या हुआ था, मुस्लिम पार्टिसिपेट वाज लेस इन सिविल डिसमेंट मूवमेंट। काफ़ी कम लोग क्या हुआ था, सिविल डिसमेंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे। इसका कारण हम बाद में पढ़ेंगे। नो टैक्स कैंपेन वाज नॉट इन देयर इन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हम कोई टैक्सेस ना देने की बात हम नहीं कर रहे थे, या वहाँ पे क्या, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में क्या था, बस कोऑपरेशन नहीं करेंगे, मगर हर एक टैक्स वो क्या करते हैं, पे कर रहे थे ब्रिटिशर्स को। बट सिविल डिसमेंट में क्या हुआ था, हर एक टैक्स को देने के लिए क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। क्लियर। अब देखते हैं सोशल ग्रुप्स व्हिच पार्टिसिपेट इन सिविल डिस मूवमेंट। जो सिविल डिस मूवमेंट था, ये इसको आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी सारे सोशल ग्रुप्स क्या करने लगे, आगे आने लगे और उसको सपोर्ट करने लगे। पहले देखते हैं रीच पेजेंट्स। बड़े पेजेंट क्या करता है, जो बड़े ज़मींदार से या जो फार्मर्स थे, उनके हिसाब से स्वराज क्या होता है। डिप्रेशन एंड फॉल इन प्राइस अफेक्टेड बाय देम बैडली। आप जानते हैं कि जो डिप्रेशन था, इकोनॉमी डिप्रेशन था, अर्थव्यवस्था जो था क्या, काफ़ी बुरा हालत था, और जो प्राइसेस था धीरे धीरे क्या घट रहा था, उसका राइजेस नहीं हो रहा था। इसी कारण क्या हुआ था, जो डिमांड था, जो प्रोडक्शंस का जो डिमांड धीरे धीरे क्या होने लगा, कम होने लगा। और जो लैंड रेवेन्यू भी धीरे धीरे लोग क्या करने लगे, देने लगे, कम देने लगे। क्या कारण क्या था, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, इसीलिए लैंड रेवेन्यू भी नहीं दे रहे थे। स्वराज, तो उनके हिसाब से स्वराज का मतलब क्या था, स्वराज मीन्स रिडक्शन ऑफ टैक्स फॉर देम। इसका मतलब क्या था कि जो जो जमींदार थे, पतिदार थे, जो जो लोग लैंड लिए थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या दे रहे थे, रेंट दे रहे थे, वो चाह रहे थे क्या है कि जो रेंट है, जो टैक्सेस है, जो देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो कैसे कम हो जाए। अगर रिडक्शन हो जाता है, इसका मतलब क्या है, वो इंडिपेंडेंट पा गए या उनको फ्रीडम मिल गया। ये उनका सोच था। देखते हैं पुअर पीजेंट्स, गरीब लोग, जो लोग क्या करते हैं, दूसरे की जमीन के ऊपर काम करते हैं, दे आर ऑल्सो फेसिंग द इकोनॉमिक डिप्रेशन अफेक्टेड बैडली। उन लोग भी क्या हुआ, इकोनॉमिक डिप्रेशन में आके काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करने लगी। एंड दे डिमांडेड रिडक्शंस इन रेंट। स्वराज मीन्स रिडक्शंस रेंट फॉर देम। इसका मतलब क्या है कि जो जो लोग क्या हुआ था, जो गरीब फार्मर्स थे, जो जो लोग रेंट लेके क्या कर रहे थे, अपना ज़मीन खेती कर रहे थे, जो ज़मींदार का खेती ज़मीन को खेती कर रहे थे, अब वो क्या चाह रहे थे कि स्वराज का मतलब वही है कि जब तक क्या होगा, हमारा रेंट क्या हो जाए, कम हो जाए। अब देखते हैं बिजनेस क्लास। दे डिमांडेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। क्या डिमांड कर रहे थे वो चाह रहे थे कि जो फॉरेन से आ रहे जो गुड्स हमारे देश में आ रहा है, 90% गुड्स आर कम फ्रॉम द
फॉरेन्स, इम्पोर्ट फ्रॉम द फॉरेन्स। उस समय क्या था, 90% क्या सामान क्या हुआ था, ब्रिटेन गवर्नमेंट से आ रहा था। तो ये चीज़ क्या हुआ था, जो बिजनेस पर्सन क्या कर रहे थे, डिनाई करते कि ना आए तो अच्छा होता। दे वांटेड टू रुपीज स्टर्लिंग एक्सचेंज द रेट ऑफ द वुड डिस्करेज 1920। 1920 में क्या हुआ था, वो अपोज भी कर रहे थे कि वहाँ की जो चीज़ें आ रहे हैं यहाँ पे क्या किया जाए, बंद कर दिया जाए, और यहाँ की चीज़ें क्या ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे बेचा जाए। दे फॉर्म द इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस इन 1920। तो 1920 में क्या हुआ था, वो एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म थी जिसको क्या बोलते हैं, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस। कोई भी अगर क्या है कमर्शियल मैटर में प्रॉब्लम होता है तो इस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए उसको सॉर्ट आउट करते थे। दे ऑल्सो फॉर्म द फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये जो तुम्हारा जो फिसी है, कौन सा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, फिसी, ये 1927 में बनाया गया था, फॉर्म किया गया था। एंड दे गिव द फाइनेंशियल हैव द मोमेंट एंड रिफ्यूज टू सेल द फॉरेन गुड्स। और ये क्या हुआ था, ये काफ़ी सारे पैसा क्या हुआ दे रहा था लोगों को, लीडर्स को, क्या करने के लिए, मूवमेंट्स करने के लिए, और फॉरेन गुड्स को बंद करने के लिए क्या हुआ था, ये ऑलवेज अपोज कर रहे थे। अब देखते हैं इंडियन वर्कर्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, सॉरी, they were poorly paid, conditions of work were miserable. Swaraj means better wages and working conditions for them. जो इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग थे उनको काफ़ी कम पैसा दिया जा रहा था वेजेस में, और उनका जो रहने सहने का जो जगह था बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस में रहते थे। इसी कारण क्या है, उनका स्वराज का मतलब ये था कि क्या है, अच्छे वेजेस मिले और अच्छे से रहें, अच्छा रहने का जगह क्या है उनको दिया जाए। इसके अलावा कि रेलवे वर्कर्स और डॉकयार्ड वर्कर्स थे कंडक्टेड स्ट्राइक एंड वर्कर्स इन माइंस और गांधी कैप्स एंड टुक पार्ट इन रैलीज। जो रेलवे में काम करने वाले जो वर्कर्स थे या जो डॉकयार्ड शिपयार्ड्स में काम करने वाले जो लोग थे वो स्ट्राइक करने लगे, और जो माइंस में काम करने वाले जो लोग थे वो क्या करने लगे, गांधीयन टोपी पहन के, जो वाइट टोपी होता है पहन के क्या करने लगे, रैली में पार्टिसिपेट करने लगे। तो देखते हैं द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन सिविल डिसोन मूवमेंट। सिविल डिसोन मूवमेंट होने के कारण क्या क्या इंपॉर्टेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस आया है, क्या क्या इंपॉर्टेंस चीज़ें आया, देखते हैं। पहला है द सिविल डिसोन मूवमेंट वाज द फर्स्ट स्ट्रगल टू विन पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सिविल डिसोन मूवमेंट की वजह से क्या हुआ कि लोगों के दिमाग में यह कि पूर्ण स्वराज, फुल इंडिपेंडेंस किस तरह से मिलेगा, या पूर्ण स्वराज का मतलब क्या है, तो इंडिपेंडेंट कैसे होना चाहिए, किस तरह से इंडिपेंडेंट होने का एक जरिया लोगों को पता चलेगा। It was based on non-violent सत्याग्रह and Gandhian ideals were widely followed। और इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे जो मोमेंट चल रहा था, ये मोमेंट क्या है, फुल्ली नॉन वायलेंट सत्याग्रह था, मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा यहाँ पे, पीसफुली क्या होगा, उस डिमांड को फुलफिल किया जाएगा। और ये क्या था, गांधी जी का पूरा फुल आइडियोलॉजी यहाँ पे यूज़ किया जा रहा था। वुमेन पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर इन दिस मोमेंट। और यहाँ पे क्या हुआ था, वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेट, यहाँ पे क्या हुआ था, वुमेन ऑल्सो participate in this moment. It was really mass moment, different social groups participate। ये जो मोमेंट था क्या था, एक बहुत बड़ा मोमेंट था जहाँ पे क्या है, वर्कर्स, बिजनेस पर्सनस, फिर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, पीजेंट्स, हाई फार्मर्स, सभी लोग क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसका मतलब लॉट्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन दिस मोमेंट। It was an open challenge to the British rule. The people openly disobeyed the laws. And also what? In this moment, the people openly challenged to the British government to what? To do disobey the rules and regulations of the British. तो इस ये मोमेंट ऐसा मोमेंट है जहाँ पे क्या करते हैं, इंडिया के जो लोग ओपन चैलेंज कर रहे थे किसको, ब्रिटिश को, और वो लोग क्या करते, ब्रिटिश के हर एक नियम को क्या कर रहे थे, वो डिसओबे कर रहे थे। तो इसके बाद देखते हैं कि जो सिविल डिसोन मूवमेंट हुआ था इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, इसके कुछ प्रॉब्लम्स है या कुछ डिमेरिट्स हैं। देखते हैं क्या क्या लिमिटेशंस हैं, मेन लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोन मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दलित्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोन मूवमेंट बिकॉज द कांग्रेस डिड नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू देयर डिमांड्स। जो दलित लोग थे, जो हरिजन आदिवासी जो लोग थे, वो सिविल डिसोन मूवमेंट में फुल्ली क्या पार्टिसिपेट नहीं किए थे। कारण क्या था, कारण ये था कि जो कांग्रेस था, आईएनसी था, दे डू नॉट गिव इम्पोर्टेंस टू देयर डिमांड्स, कि जो दलित लोग जो डिमांड था कि हमें रिजर्वेशन सीट मिले या हमें इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए, वो सब डिमांड्स क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं मान रहा था या उनको ऊपर फोकस नहीं कर रहा था। जिसके कारण क्या था, वो दलित पीपल क्या है, उन थोड़ा सा नाराज़ थे। इसी कारण क्या हुआ
वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। Many Muslims did not participate in it. They thought that the Congress was moving close to the Hindu Mahasabha in 1928. 1928 में क्या हुआ था कि मुस्लिम हिंदू महासभा हुआ था, जिसमें क्या है कि एम आर जयंकर ने क्या हुआ था, ही टोटली डिनाइड टू एंटर इनटू द मुसलमान पीपल इन दिस कांग्रेस। तो वो क्या हुआ था कि कांग्रेस में क्या पार्टिसिपेट करने के लिए मुसलमान को मना कर दिए थे। इसी कारण क्या हुआ था, वहाँ पे कम्युनल रियर्स अकर इन मैनी प्लेस, डिसयूनिटी बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, जिस कारण क्या हुआ था, बाद में हिंदू और मुसलमान के बीच में कम्युनल रियर्स मतलब धर्म चीज़ को लेके, अपना धर्म को लेके लड़ाई होने लगा। और किस कारण क्या हुआ, हिंदू और मुसलमान के बीच में क्या हुआ, डिफरेंस देखने को मिला, और वो जो यूनिटी था वो टूटने लगा। इंडस्ट्रियल वर्कर्स पार्टिसिपेशन वाज मिनिमम, और यहाँ पे क्या है, सभी वर्कर्स क्या हुआ था, पार्टिसिपेट नहीं किए थे, जिसके कारण क्या ये मूवमेंट लंबे समय तक नहीं चल पाया। क्लियर। आज पार्ट 3 इतना ही पढ़ेंगे, और आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे जो चैनल से प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, लाइक्स कर दे, और अवेलेबल कमेंट्स भी दे। और सॉरी फॉर दैट कि ये जो कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा माइक में प्रॉब्लम आ रहा है। आफ्टर द लॉकडाउन द माइक विल बी बेटर और द साउंड विल बी ऑडिबल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।